Hello everyone. Welcome to PW Law Wala. I'm Advocate Mansi Jain. This is our session of legal reasoning जहां पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. हम समझेंगे कि पैसेजेस को कैसे एनालाइज करना होता है, ऑप्शंस पे कैसे आपने यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना होता है, किस तरीके से आपको देखना है करेक्ट आंसर क्या होगा. So let's just practice a lot of passages now. Moving ahead with the first passage of the day, that is based on euthanasia. यूथनेशिया का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान जिंदगी में जीना नहीं चाहता तो क्या उसको हक है अपनी लाइफ को खत्म करने का, मर जाने का. सो दैट्स अ डिबेटेबल इशू इन इंडिया, अ टॉपिक दैट हैज बीन फ्रॉट विद मॉरल, लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, जो रिवॉल्व करता है एक फंडामेंटल क्वेश्चन के अराउंड, जहां पर हम ये बोलते हैं कि क्या इंडिविजुअल का अपना राइट होना चाहिए कि अगर उसको अपनी लाइफ खत्म करनी है तो उसको अपनी जिंदगी खत्म करने का हक होना चाहिए. जबकि हमारा जो आईपीसी लॉ है वो अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशमेंट मानता है, किसी इंसान को अपनी जिंदगी लेने का हक नहीं है. कॉन्सेप्ट ऑफ यूथनेशिया को रूट किया गया है दैट वन शुड बी एबल टू लिव ऑन देयर ओन टर्म्स. लेकिन अगर लाइफ अनबियरेबल हो जाए ड्यू टू टर्मिनल इलनेस और इमिनेंट डिसेबिलिटी तो यूथनेशिया कहता है कि इंसान को अपनी जान लेने का हक होना चाहिए. यूथनेशिया इनकम्पास करता है रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस, जहां पर दो टाइप के यूथनेशिया माने जाते हैं. नंबर 1 इज एक्टिव यूथनेशिया एंड नंबर 2 इज पैसिव यूथनेशिया. तो होता क्या है, पैसिव यूथनेशिया इंडिया का कॉन्सेप्ट है. यहां पर बोला जाता है कि जहां पर कोई इंसान जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है और कभी भी वो सही नहीं हो सकता, वेजिटेटिव स्टेट में है या लाइक कोमा में है, तो वहां पर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाता है और इंसान अपने आप मर जाता है. एक्टिव यूथनेशिया ऑन द कॉन्ट्ररी इज लाइक कि किसी को पॉइजन दे देना या किसी को एक्टिवली मार देना. सो दैट इज अबाउट द एक्टिव यूथनेशिया. लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लेना जिससे बंदे की अपने आप नेचुरल डेथ हो जाए, दैट इज पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया का मतलब आपने जानबूझकर डेलिबरेटली एक ऐसा एक्ट किया जिससे आपने पेशेंट की लाइफ को एंड कर दिया. तो ग्लोबल स्टैंड्स बहुत डिफरेंट है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम जो कंट्रीज हैं उन्होंने यूथनेशिया को लीगलाइज किया है. ऑन द कॉन्ट्ररी यूनाइटेड स्टेट्स ने यूथनेशिया का अपोज किया है. इंडिया में भी ये डिबेटेबल इशू है क्योंकि आर्टिकल 21 के प्रमोटर्स कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है. तो जैसे उसको राइट टू लाइफ है, उसको राइट टू डाई भी होना चाहिए. तो while some argue that this right should encompass the right to die also, सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया दैट आर्टिकल 21 आपको मरने की इजाजत नहीं देता और सुसाइड अटेम्प्ट इंडिया में एक पनिशेबल क्राइम है. बट लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं जहां पर सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, जहां पर सुसाइड अटेम्प्ट को क्रिमिनलाइज किया गया है, तो लॉ कमीशन के हिसाब से इसको पनिशेबल ऑफेंस नहीं मानना चाहिए. And emphasize the importance of informed consent in the medical decision making. कमीशन ने एक और बात प्रपोज की. कमीशन हैज proposed that guidelines for withholding or withdrawing the medical treatment, ensuring that the decisions are made in the best interest of the patient. इस पे एक लैंडमार्क केस था, that is अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिससे पैसिव यूथनेशिया came into the light in India. In this case, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि इंडिया में पैसिव यूथनेशिया शुड बी अलाउड. दैट इज यू कैन विड्रॉ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम इफ द पर्सन इज इन वेजिटेटिव स्टेट. स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स एंड सेफगार्ड्स मस्ट बी इंश्योर्ड इन सच केसेस. बट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुसाइड अटेम्प्ट्स को अभी भी पनिशेबल माना जाता है. इंडिया हैज टेकन द स्टेप्स टुवर्ड्स पैसिव यूथनेशिया, बट एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इंडिया में इट्स अ कंटेंशियस इशू, मतलब इट इज नॉट अलाउड इन इंडिया. That is, Euthanasia Permission and Regulation Bill of 2007 aimed to regulate active euthanasia, but it faced opposition and therefore the bill got expired because Supreme Court did not put a validation on it. एथिकल डिलेमा सराउंड करते हैं एक्टिव यूथनेशिया को लेके और इसका पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकता है. दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अलाउइंग इट. यूथनेशिया पर जो डिबेट है वो काफी डेलिकेट है बिकॉज इट एक्चुअली क्रिएट्स अ बैलेंस बिटवीन द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड द राइट टू डाई विद डिग्निटी. पैसिव यूथनेशिया इंडिया में लीगल है जो कि सेफगार्ड करता है. एक्टिव यूथनेशिया अभी भी इंडिया में अलाउड नहीं है. इट्स अ कंटेंशियस इशू दैट वारंट्स द फर्दर डेलिबरेशन एंड लेजिस्लेटिव एक्शन. एथिकल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो सराउंड करती है यूथनेशिया को, वो बोलती है एक न्यूआंस्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट है जो रिस्पेक्ट करे इंसान के इंडिविजुअल चॉइसेस को, साथ के साथ पोटेंशियल अब्यूज को भी सेफगार्ड कर सके. Right to die with dignity is a deeply personal and a societal question that requires the thoughtful consideration and the careful regulation. Understanding the question, a 65-year-old man is diagnosed with ALS, a terminal illness. That means it's like a life-taking disease, life-threatening disease maybe, or the terminal illness that causes the progressive muscle weakness and ultimately the person will be paralytic. He is in constant pain and has lost his ability to walk and speak.
he asked his doctor कि मुझ पर active euthanasia perform करिए that he can end his life. What should be the legal outcome? Since we know that India में active euthanasia allowed नहीं है, तो इस केस में the doctor is not allowed. The doctor is legally allowed, eliminator. The doctor is legally allowed, eliminator. The doctor is not legally allowed to perform euthanasia because it is a crime in India. Therefore, B is the correct answer choice. D ने भी यही बात कही, not legally allowed, but उसकी reasoning है कि to perform active euthanasia, but they can be able to withhold or withdraw the treatment. ये भी यहाँ पर incorrect answer choice होगा because the reasoning is not appropriate. Second question है, एक 15 साल की लड़की है जो कि वेजिटेटिव स्टेट में है आफ्टर द कार एक्सीडेंट, मतलब इट्स लाइक कि टोटल कोमा लाइक स्टेज में है. उसके पेरेंट्स ने हॉस्पिटल से बोला कि उसका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर लीजिए सो दैट वो पैसिव यूथनेशिया के थ्रू उसकी डेथ हो सके. व्हाट कैन बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इन सच केस? राइट टू लाइफ एग्जैक्टली यहां पर अप्लाई होगा. द राइट टू डाई विद डिग्निटी भी अप्लाई होगा. इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो कि उसके पेरेंट्स ने दिया है, दैट विल मेक ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर चॉइस. एक डॉक्टर हैं जिनको चार्ज किया गया है मर्डर के लिए क्योंकि उन्होंने एक्टिव यूथनेशिया अपने एक पेशेंट पे परफॉर्म किया जो कि टर्मिनली इल था और काफी पेन में था. डॉक्टर ने आर्ग्यू किया कि उसने पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम किया है और पेशेंट का इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी इसमें था. तो इस केस में आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम विल बी द डॉक्टर विल बी कन्विक्टेड क्योंकि एक्टिव यूथनेशिया जैसा कि पैसेज ने कहा अलाउड नहीं है. Doctor will be convicted for murder. Doctor will be convicted for a lesser charge such as culpable homicide. That's a better answer क्योंकि murder में intention to kill होना बहुत जरूरी है जो कि यहाँ पे section 300 applicable नहीं होगा. Doctor will be acquitted for murder. Acquittal तो हो ही नहीं सकता, conviction होना बहुत जरूरी है. That will make C the correct answer choice. The case will be dismissed and outright beyond the scope option. एक नया लॉ प्रपोज किया गया इंडिया में जिसने लीगलाइज कर दिया है, मान के चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जिसने एक्टिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं और अपना कंसेंट दे चुके होते हैं. Which of the following factors is likely to influence the passage of this law? Public opinion on euthanasia, yes, because obviously तभी लीगलाइज कर दिया गया है. The views of religious leaders, yes, that could also be there. The recommendation of Law Commission of India, no. दैट इज वाई ये एक्टिव यूथनेशिया यहां पे बोला है कि लीगलाइज कर दिया है. किस बात की पैसेज से ये इन्फ्लुएंस हुआ है? जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा कि लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे कि एक्टिव यूथनेशिया को इंडिया में लीगल कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज करा. Therefore, the recommendation of law commission is the correct answer choice. The public opinion and the religious leaders' views and all of the above has to be the incorrect option choice. This line is given in passage that the law commission has recommended for euthanasia. A patient is diagnosed with the terminal illness as has only few weeks to live. कुछ ही दिन बचे हैं जीने के. They request that their doctor prescribe them a lethal dose. डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब करी एक जानलेवा डोज ऑफ मेडिसिन so that इंसान अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ले. तो इस केस में what can be the most ethically sound course of action for the doctor to take? For the doctor to take, yes. एथिकली साउंड एक्शन इस केस में यहां पर होना चाहिए कि डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए थी पेशेंट को लीथल डोज ऑफ मेडिकेशन एज दिस इज व्हाट द पेशेंट वांट्स. नो. refuse to prescribe the patient a lethal dose as this would be assisting suicide which is illegal in India. Possibly correct answer. डिस्कस करना चाहिए था पेशेंट से ऑप्शन एंड हेल्प करना चाहिए था एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में, इवन इफ दैट डिसीजन मींस एंडिंग देयर लाइफ. Yes, informed decision was given in the passage, informed consent was given in the passage. Therefore, C is the correct answer क्योंकि मे बी डॉक्टर उसको पैसिव यूथनेशिया को लेके भी गाइड कर पाता. तो in comparison to B or C, I would say C is the better answer, a better legal reasoning. Therefore, C has to be the correct one. The next passage is on default bail. That is also known as statutory bail. The concept has been given in Criminal Procedure Code. तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है लोअर कोर्ट्स को कि डिफॉल्ट बेल उनको कंसिडर करनी है क्रिमिनल केसेस में जब पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है विद इन 60 या 90 डेज में, जो कि अक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल ग्रांट करती है. दैट वाज हैपन इन रितु छाबड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस लॉ. ऑब्जर्वेशंस करी हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने सुना कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की अपील जहां पर रिकॉल किया गया था रितु छाबड़िया जजमेंट को. रितु छाबड़िया जजमेंट में यह बात हुई थी कि राइट होता है डिफॉल्ट बेल लेने का अंडर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, जो कि ये कहता है कि इट्स नॉट मेयरली अ स्टैट्यूटरी राइट बट इट इज ऑल्सो एंश्राइंड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
डिफॉल्ट बेल होती क्या है? लेट्स हैव अ डेफिनेशन वर्जन ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपका राइट टू बेल होता है जब अगर पुलिस फेल कर जाती है अपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में और चार्जशीट नहीं फाइल कर पाती है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन जुडिशियल कस्टडी, उसको स्टैट्यूटरी बेल कहते हैं। इसके प्रोविजंस हैं सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। इस सेक्शन के हिसाब से पुलिस आर एक्चुअली अनेबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन द स्पेसिफाइड टाइम। तो उस केस में जो पर्सन ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में है, ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, तो वो वहां पर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को 24 आवर्स में नहीं फिनिश कर पाती तो वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है अक्यूज्ड को या सस्पेक्ट को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ 167, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अक्यूज्ड का डिटेन और एक्सटेंड कर सकता है कस्टडी फॉर अप टू 15 डेज। अगर और ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, पुलिस चाहती है कि पर्टिकुलर सस्पेक्ट कुछ और दिन जेल में रहे ताकि इन्वेस्टिगेशन स्मूथली कंडक्ट की जा सके, तो उस केस में मजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड कराना होता है तो। हाउएवर, अक्यूज्ड को 90 दिन से ज्यादा इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं रख सकती है इन द केसेस जहां पर कौन से क्राइम किए अक्यूज ने या सस्पेक्ट ने, जिनकी पनिशमेंट डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या इंप्रिजनमेंट एटलीस्ट 10 ईयर्स की है। आप अक्यूज को या सस्पेक्ट को 60 डेज के ऊपर जेल में नहीं रख सकते हो अगर ये क्राइम कोई और ऑफेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम द क्राइम्स मेंशन्ड इन द 90 डेज लिस्ट। सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है पुलिस कस्टडी को फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड। आफ्टर दिस पीरियड अगर कोई भी डिटेंशन होगा जुडिशियल कस्टडी में तो उस केसेस में डिफरेंट केस अगर अराइज हुआ है, सेपरेट इंसिडेंट हुआ है, कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इन सच सिचुएशन मजिस्ट्रेट कंसिडर कर सकता है कि पुलिस को पुलिस कस्टडी के लिए ग्रांट करना है कि नहीं। कुछ स्पेशल लॉज हैं लाइक आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि आपका एनडीपीएस एक्ट होता है। वहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाइक पुलिस को 180 डेज का टाइम मिलता है चार्जशीट फाइल करने का। अगर 180 डेज में चार्जशीट नहीं फाइल हुई तब डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो है आपका 1967 में, वहां पर 90 डेज का टाइम मिलता है, उसके बाद डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन 90 डेज के पीरियड को दोबारा से 90 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन अगेन मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद ही होगा। मैजिस्ट्रेट को अप्रूव करना बहुत जरूरी है इस डिफॉल्ट बेल को। दिस एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड ओनली ऑन द रिपोर्ट। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है कि प्रोग्रेस है केस में, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को और टाइम चाहिए, तो यहां पर एक्सटेंशन कर सकते हैं बाय द जुडिशियल ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। तो 90 डेज के बियॉन्ड एक्सटेंड करने के लिए जुडिशियल ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आकाश को अरेस्ट किया गया द्वारका में और उस पे एनडीपीएस का चार्ज लगा। पुलिस ने उसको 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश करा और रिक्वेस्ट किया कि 30 डेज की पुलिस कस्टडी में उसको रखना है। मैजिस्ट्रेट ने ग्रांट कर दिया क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का मामला था। डिस्कस द अप्रोप्रिएट रीजन। यहां पर लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन चॉइसेस। द मैजिस्ट्रेट वाज इनकरेक्ट इन ग्रांटिंग द पुलिस कस्टडी। यस, दैट वाज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि पैसेज में लिखा है कि पुलिस कस्टडी को 15 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं और जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जो आपने 60 टू 90 डेज का टाइम पढ़ा था वो था जुडिशियल कस्टडी के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये है पुलिस कस्टडी के लिए, और पुलिस कस्टडी सिर्फ 15 डेज तक मैजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है। तो मैजिस्ट्रेट ने जो 30 डेज की पुलिस कस्टडी का ग्रांट किया है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट डिसीजन है मैजिस्ट्रेट का। देयरफॉर मैजिस्ट्रेट वाज इनकरेक्ट इन ग्रांटिंग द कस्टडी। मैजिस्ट्रेट वाज करेक्ट, ये इनकरेक्ट आंसर है। मैजिस्ट्रेट वाज रॉन्ग इन ग्रांटिंग द कस्टडी, ओनली सीबीआई कैन ग्रांट द कस्टडी। Eliminator, magistrate was wrong in granting 30 days custody, as in the NDPS it is maximum 20 days. पैसेज में ये बात given नहीं है। Don't get confused कि 90 और 180 days पैसेज में लिखा था। 90 और 180 days जो बात लिखी थी पैसेज में वो जुडिशियल कस्टडी के एक्सटेंशन के लिए लिखी थी। ये क्वेश्चन है पुलिस कस्टडी को लेके। पुलिस कस्टडी के लिए सिर्फ 15 डेज का एक्सटेंशन हो सकता है। अमन को अरेस्ट किया गया AK-47 के साथ और 60 बुलेट्स उसके पास पाई गई बांद्रा रेलवे स्टेशन पे। पुलिस ने उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के सामने पेश किया और अमन को चार्ज किया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के लिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो पुलिस ने 15 दिन का पुलिस कस्टडी मांगा और उनको ग्रांट कर दिया गया। दैट वाज ओके, कर सकती है मजिस्ट्रेट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 डेज इन्वेस्टिगेशन वाज स्टिल नॉट कंप्लीट। पुलिस ने डिमांड किया अनदर 15 डेज
of police custody, but magistrate instead granting the 180 days of judicial custody. तो judicial custody यहाँ पे magistrate ने grant कर दी, लेकिन एक ही साथ 180 days की. तो यहां पर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. यहां पर आपने देखा पैसेज में लिखा था कि प्रिवेंशन वाले एक्ट में 90 डेज की कस्टडी सबसे पहले ग्रांट होगी, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अनदर 90 डेज. सबसे पहले ही सीधा सीधा 180 डेज की मैजिस्ट्रेट ने दे दी कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी. Therefore, magistrate was incorrect. Magistrate was correct. Incorrect option. Magistrate was incorrect as only 90 days custody can be granted. नहीं, extend कर सकते हैं. Custody was illegal. ये illegal हो ही नहीं सकता क्योंकि CJM का approval चाहिए था. Passage में given नहीं है. Magistrate was incorrect क्योंकि सिर्फ 90 days की judicial custody grant कर सकते हैं under UAPA. That will make D the correct answer choice. Understanding another question? रुबीना को अरेस्ट किया गया सेमी ऑटोमेटिक राइफल के साथ और 60 राउंड्स ऑफ राइफल भी थे उसके पास सेंट्रल पार्क के अंदर. पुलिस ने उसको प्रेजेंट किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास. रुबीना पे चार्ज किया गया यूएपीए एक्ट अगेन. सिंस द इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट कंक्लूडेड विद इन 24 आवर्स, पुलिस ने सॉट किए 15 डेज का पुलिस कस्टडी, जिसको अप्रूव कर दिया गया. ऑल गुड. हाउएवर 15 दिन के बाद भी इन्वेस्टिगेशन अभी अनफिनिश थी. पुलिस ने दोबारा से कस्टडी मांगी 90 डेज की जुडिशियल कस्टडी और पुलिस को वो भी ग्रांट की गई. 90 डेज के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई और रुबीना को जेल में रखा गया फिर दोबारा अनदर 90 डेज के लिए, जो कि एक्सटेंड हो गया विद अनदर 90 डेज. रुबीना ने चैलेंज किया ये बात हाई कोर्ट में. लेट्स सी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर. रुबीना's custody was illegal as no offense was proved. ऐसा कुछ भी नहीं है. Extension was possible. Rubina's custody was legal as 180 days of judicial custody is allowed under UAPA. Considerable. Rubina's custody was legal as police and magistrate followed due procedure. No, that's an incorrect option. Rubina's custody was illegal. The procedure was not followed. Therefore, B has to be the correct answer choice. Yes, that's why B is the correct answer choice क्योंकि 90 plus 90 days का extension दो बार हुआ है and 180 days is allowed in UAPA Act. अभिनव को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि allegedly उसने grievous hurt cause किया था एक वुमन को झारखंड में, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल है. पैसेज में था कि 10 साल वाले, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले या डेथ पेनल्टी वाले के लिए आप इतना एक्सटेंशन दे सकते हो. एंड फॉर द ऑफेंस ऑफ राइटिंग के लिए भी, दंगे के लिए भी मध्य प्रदेश के लिए, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 इयर्स. पुलिस ने उसको प्रेजेंट किया मैजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंदर. चार्जेस उसके अगेंस्ट फ्रेम भी किए ग्रीवियस हर्ट के. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो पुलिस ने 15 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी जो उनको ग्रांट कर दी गई. ओके. आफ्टर 15 डेज इन्वेस्टिगेशन क्योंकि कंप्लीट नहीं थी तो पुलिस ने 90 डेज का जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर पास कर दिया. दैट इज अगेन गुड. अभिनव चैलेंज दिस कस्टडी इन द हाई कोर्ट. पैसेज में हमने पढ़ा था कि अगर बिलो 10 इयर्स के ऑफेंसेस होते हैं तो 60 डेज तक का एक्सटेंशन ग्रांट करा जा सकता है. On that note, magistrate was correct in granting 90 days? No. Magistrate was incorrect in granting 90 days as the police failed to follow the procedure. पुलिस ने तो procedure follow किया है, magistrate ने नहीं किया है. None of the above is incorrect. B is the correct answer choice, जिसने कहा है magistrate को grant करने चाहिए थे सिर्फ 60 days instead of 90 days, जो कि passage की information में clear technicality detail given थी. Therefore, B will be the correct answer choice. रेहान को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया 13 फरवरी 2023 में और जुडिशियल कस्टडी में रखा 60 डेज के लिए क्योंकि उसने वॉयरिज्म किया था अंडर सेक्शन 354. उसको दोबारा से अरेस्ट किया गया 11 मार्च को एलिजिडली क्योंकि तब उसने मर्डर कमिट किया था विच कैरीज अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ डेथ. मैजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा 90 डेज की. रेहान ने अपील किया डिसीजन के अगेंस्ट और बोला कि टोटल पीरियड 150 डेज हो गया, 90 डेज को अगर मैं प्लस करूं 60 डेज से तो विच एक्सटेंड द मैक्सिमम लिमिट. और ये पैसेज में लिखा था कि अगर आपने अलग अलग ऑफेंसेस करे हैं तो कोर्ट इसमें इस तरीके से क्लब करके डिफॉल्ट बेल ग्रांट नहीं करेगा. ऑन दैट नोट The magistrate was incorrect. No, the magistrate was totally correct क्योंकि उसने मर्डर वाले ऑफेंस के लिए 90 डेज ग्रांट किए थे तो magistrate was correct as both were the separate cases of voyeurism and murder.
Magistrate was incorrect, a clear eliminator. Magistrate was correct, as in the rarest of the rarest cases. Passage में rarest of the rarest cases की बारे में बात नहीं की है, rules and regulations की बात की है. That will make B the correct answer choice. Understanding another passage. ये पैसेज है while setting aside the externment order. externment होता है जब आप किसी को sort of देश निकालते हो या मतलब मना कर देते हो, पर्टिकुलर किसी इंसान को ये पनिशमेंट होती है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जा सकते हो या आपको कंट्री से बाहर जाके रहना पड़ेगा. इस तरीके के ऑर्डर्स को एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स कहते हैं. तो एक एक्सटर्नमेंट ऑर्डर आया था एक जर्नलिस्ट के खिलाफ, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करा. उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन का फंडामेंटल राइट होता है कि वो इंडिया में किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकता है और फ्रीली मूव कर सकता है, और इसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते ऑन द फ्लिम्जी और द ट्रिवियल ग्राउंड्स. एक्सटर्नमेंट ऑर्डर प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन केसेस. According to the Supreme Court, drastic action of externment should only be taken in the exceptional cases. तो externment order आप सिर्फ exceptional cases में दे सकते हो, जहां पर आपको law and order maintain करना बहुत जरूरी है locality में, या किसी particular community के लिए prevention important है of the public tranquility. तो हमारा जो आर्टिकल 19 है वो क्लियरली फंडामेंटल राइट बोलता है दैट वी हैव द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को ये राइट है कि वो इंडिया में पूरा फ्रीली मूव कर सकता है इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ये राइट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ओनली द स्टेट एक्शन एंड नॉट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब आप सिर्फ स्टेट जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जा सकते हो, आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में बार्जन नहीं कर सकते क्योंकि उस केस में ट्रेसपास लग जाएगा. Moreover, it is available only to the citizens and to the shareholders of the company. The freedom of movement actually आपका two-fold है. It's like a two-dimension. Number one, internal कि आप इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं. साथ के साथ एक्सटर्नल कि आपके पास राइट है कि आप कंट्री के बाहर जा सकते हो और वापसी भी आ सकते हो. आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन को कि आप इंडिया में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट्स अ पब्लिक प्लेस. The second dimension is dealt with Article 21 कि आपको right to life and liberty का हक है, तो आपकी मर्जी है, आप इंडिया से बाहर घूमने जा सकते हो, घूम के वापस आ सकते हो. That's totally your right to life, Article 21 का parameter. Restriction on this freedom can only be imposed on two grounds which are mentioned. तो किस तरीके से reasonable restrictions लगाई गई हैं Article 19 पर, that is in Article 19 subclause 5, interest to protect the interest of general public. तो जहां पर किसी जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है तब रिस्ट्रिक्शन लग सकती है. अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना चाहती है पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब को, तो जब भी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरियाज होते हैं वहां पर आपकी मूवमेंट बार्जिन होती है, वहां पे आपको मूवमेंट अलाउड नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो स्टेट होती है वो चाहती है शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उनके रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करना, उनका एरिया प्रोटेक्ट करना. तो उनके एरियाज में आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते. दैट्स अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोस्टिट्यूट actually can be restricted on the grounds of the public health and in the interest of public morals. Entry of outsiders in the tribal areas, तो आप अगर as an outsider हो तो आप tribal areas में नहीं जा सकते, restrictive है. To protect their culture, language, custom, the manners they do the work, and to safeguard their traditional vocation and properties against the exploitation by the outsiders. आपके पास आर्टिकल ये भी देता है फंडामेंटल राइट 19(1) कि आपको फ्रीडम है कि आप हमारे देश में किसी भी पार्ट में रह सकते हो और सेटल हो सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो एरिया प्रोहिबिटेड एरिया में आता हो, वहां जाके आप नहीं रह सकते. अगर आप बोलोगे कि ये पूरा हमारा नेशनल पार्क है, हमारी सेंचुरी है, मुझे इसी के अंदर घर लेना है, तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. अगर वो एरिया अलाउड है रहने के लिए तो आप चाहें तो वहां पे प्रॉपर्टी खरीद के रह सकते हैं. Every citizen of India has a right to reside and settle in any part of India. ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे कि हमें इंडिया में इंटरनल बैरियर्स को रिमूव करना है ताकि लोग इधर उधर जाके कहीं भी रह सकें. दिस राइट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो इस राइट पर भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं. राइट टू रिजाइड एंड राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑफन गो टुगेदर. नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ झारखंड ने एक नया लॉ पास किया इन विच मेनी ट्राइबल एरियाज जो कि स्टेट में झारखंड में पड़ते हैं, नो आउटसाइडर्स वर अलाउड टू बाय द प्रॉपर्टी इन द ट्राइबल एरियाज. राजीव जो रिसेंटली झारखंड में मूव हुआ है दिल्ली से, उसने इस लॉ को चैलेंज किया कि उसका राइट टू फ्रीडम है रिसाइड करने का ट्राइबल एरियाज में भी. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज है. ऑन दैट नोट द न्यू लॉ इज लीगल.
तो इलीगल ऑप्शन क्लियर एलिमिनेटर्स हैं। न्यू लॉ वाज इलीगल, क्लियर एलिमिनेटर है। न्यू लॉ वाज लीगल, ऑटोमेटिकली द करेक्ट ऑप्शन चॉइस। तो यहां पर ये होती है टाइम सेविंग टेक्निक। अगर आपको क्लियरली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता है कि जो लॉ है वो लीगल था, यहां पर जो राजीव है उसका कंटेंशन गलत है, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ पार्ट आंसर पढ़ के ही आप इसको क्विकली एलिमिनेट करेंगे, और वो एक्चुअली आपकी टाइम सेविंग टेक्निक होगी जो आपको क्लैट में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 12, वेदांशी एक नेपाली सिटीजन है जो ये विश करती है कि वो परचेज करे प्रॉपर्टी दिल्ली में, और उसकी इंटेंशन है दिल्ली में बसने की। However, relevant government department prevented her from doing so. गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने उसको मना कर दिया कि तुम दिल्ली में नहीं रह सकती, उसको अलाउ नहीं किया प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। उसने अपना केस कोर्ट में लेके गई और बोला कि मेरा राइट टू रिजाइड अंडर आर्टिकल 19 को वायलेट किया गया है। सो लेट्स सी व्हाट कुड वेदांशी डू। यहां पर शी विल नॉट सक्सीड एज दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वायलेशन ऑफ राइट्स टू रिसाइड। She will not succeed, this cannot be termed okay. यहां पर क्योंकि ये वायलेशन ऑफ राइट तो है, लेकिन सक्सीड ना होने के पीछे मेजर रीजन क्या है कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है, शी इज अ नेपाली सिटीजन। और आर्टिकल 19 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स एंश्राइंड है वो इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल हैं। शी विल सक्सीड, इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। शी शुड क्लेम अ वायलेशन ऑफ राइट, इनकरेक्ट आंसर। She will not succeed because she is not an Indian citizen, has to be the correct option. Therefore, D is the correct answer. A में लिखा है she will not succeed क्योंकि उसका violation है right का, this cannot be termed as violation, इसका reasoning faulty है। reasoning होना चाहिए था कि वो Indian citizen नहीं है, तो therefore it's an incorrect answer choice. Question number 13, राघव जिसको डायग्नोस किया गया है सेवियर कॉन्टेजियस डिजीज से, उसको स्टॉप किया गया है रेलवे स्टेशन पे पुलिस अथॉरिटीज ने, और उस जो कि बॉम्बे जाना चाह रहा था एक बिजनेस डील के लिए, बट क्योंकि कॉन्टेजियस डिजीज है लाइक कोविड जो स्प्रेड हो सकता है, पुलिस ने उसको वहीं पर रोक लिया रेलवे स्टेशन पे, जिसकी वजह से उसको भारी लॉस हुआ अपने बिजनेस में, क्योंकि वो बॉम्बे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, उसकी बिजनेस डील भी नहीं हो पाई। ही अप्रोच्ड द कोर्ट एंड सूड द पुलिस क्लेमिंग दैट फंडामेंटल राइट था उसका मूव करने का थ्रू आउट द कंट्री, और उसका फंडामेंटल राइट क्लियरली यहां पे वायलेट किया गया है। इस केस में क्या आपको लगता है यहां पर राघव को सक्सेस मिलनी चाहिए? हमने पैसेज में पढ़ा है कि आपका ये राइट कर्टेल कर सकते हैं अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन प्लेस। तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है कि उसको कॉन्टेजियस डिजीज है जो कि इजीली लोगों में फैलेगा। तो जैसे कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लोगों ने सरकार ने आपकी मूवमेंट टू फ्रीली मूवमेंट को रोक लिया था, तो सेम चीज राघव के साथ हो सकती है। ऑन दैट नोट ही विल सक्सीड, he will succeed again are clear eliminators. Answer has to be C. He will not succeed as right to move freely is not absolute right. It comes with the reasonable restrictions that were given in the passage. Ravi initially had a shorter route to access the road through the government's office land. पहले गवर्नमेंट ऑफिस के लैंड से वो छोटे रूट से जल्दी जनरली अपने घर पे या जो भी है वहां पर पहुंच जाता था, एक्सेस द रोड विच वॉज पॉसिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बाउंड्री। तो वो गवर्नमेंट का लैंड था, पहले वहां पे बाउंड्री नहीं थी, फेंसिंग नहीं थी, तो उससे वो जहां भी उसको जाना होता था अपने डेस्टिनेशन पर वो जल्दी पहुंच जाता था। लेटर ऑन जो गवर्नमेंट का ऑफिस था उन्होंने बाउंड्री बना ली, जिस वजह से रवि को अब लंबा रूट लेके ऑफिस जाना पड़ता है या अपने डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता है। उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सू करा कि उसका फ्रीडम टू मूव फ्रीली वायलेट हो रहा है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का लैंड है और वो गवर्नमेंट का लैंड क्वेश्चन में मेंशन है। लेटर ऑन अगर किसी ने अपने लैंड पे बाउंड्री बना दी तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप मेरा राइट वायलेट कर रहे हो। ऑन दैट नोट ही विल नॉट सक्सीड, डेफिनेटली he will succeed, eliminator. He will not succeed as right is not absolute, that can be the correct option. He will not succeed as no right has been violated. बिल्कुल सही कहा, कोई right ही यहाँ पे violate नहीं हुआ है ultimately। यहाँ पर बोला है कि right तो violate हुआ है लेकिन absolute नहीं था, क्योंकि वो right तो right ही violate नहीं हुआ। ये कोई right ही नहीं है किसी की personal property से जाना। यहाँ पर B ये होता, आप सोचेंगे B भी सही आंसर है। बी ने कहा वो इसलिए सक्सीड नहीं करेगा क्योंकि माना उसका राइट वायलेट हुआ है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं था, रिस्ट्रिक्शन थी राइट पर। तो यहां पर हम बोलेंगे राइट ही वायलेट नहीं हुआ क्योंकि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाना आपका राइट है ही नहीं प्राइमा फेसी। दैट विल मेक सी द करेक्ट आंसर चॉइस। 15 कहता है राजू
एक इंडियन सिटीजन है जिसने 2 साल की जॉब ली है दुबई में. ही वॉज नॉट परमिटेड टू रिटर्न टू इंडिया. 2 साल की सिर्फ जॉब पे गया था. कंसर्न डिपार्टमेंट ने उसको ग्रांट नहीं करा वापस इंडिया आने के परमिट. उसने फाइल किया केस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट क्लेमिंग कि उसके साथ वायलेशन है आर्टिकल 19 का. क्या राजू सक्सीड करेगा और नॉट? इस केस में राजू he will not succeed as this will not come under the ambit of article 19. तो यहां पर अगेन यस पैसेज ने अभी हमें बताया था कि राइट टू रिजाइड और राइट टू कम बैक टू इंडिया विल कवर अंडर आर्टिकल 21. इसने कहा आर्टिकल 19. देयरफॉर एन इनकरेक्ट आंसर चॉइस. he will not succeed as the government. This can be the considerable option. He will not succeed as this will not come under Article 19. Yes, that's a correct answer because it will come under Article 21 as per the passage. He will not succeed as the government has not absolute right to decide on entry and exit. Incorrect option. He will succeed, he will not succeed. इन दोनों में कोई reasoning given नहीं है. Therefore, that's a incorrect option choice. वो उसको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि ये बात आर्टिकल 19 में नहीं आती है, ये बात आती है आर्टिकल 21 में. Therefore, A is the correct answer choice. Understand what this passage holds for us. तो एक नोटेबल जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जहां पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अगर है पार्टीज के बीच में, मतलब मैरिज इज कंप्लीटली ब्रोक डाउन बियॉन्ड रिपेयर, कोई चांस नहीं है पार्टीज के बीच में रिपेयर का, कोई चांस नहीं है पार्टीज के बीच में सॉल्व आउट करने का. तो अगर आप उस केस में उनको डिवोर्स ग्रांट नहीं करते हो तो वो क्रूअलिटी जैसा मान लिया जाएगा. इट कैन बी रीड एज द क्रूअलिटी अंडर सेक्शन 13(1) सो दैट, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज जब इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती हैं, तो अगर हम ये कॉन्टिन्यूएशन में बोले कि नहीं तब भी दोबारा साथ रहो, तो ये दोनों पर क्रूअलिटी जैसा होगा. In such cases, dissolution of marriage has to be allowed. So, as per the Hindu Marriage Act, only 2 Hindus are allowed to marry. As per HMA, a bench comprising of these judges made this notable observation while dealing with the case in which couple had been living separately for 25 years. So, in the instant case, the case was between a couple जो कि 25 साल से अलग-अलग रह रहे थे. Couples एक दूसरे के साथ भी नहीं रह रहे थे. शादी के सिर्फ पहले 4 साल में वो लोग साथ रहे. उसके बाद से दोनों ने एक दूसरे के ऊपर न्यूमरस केसेस फाइल किए. फैमिली कोर्ट ने 2009 में अलाउ की हस्बैंड की पिटिशन जहां पे उसने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज डिवोर्स के लिए अप्लाई किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रूअलिटी. बट दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिक्री को रिवर्स किया और उनका डिवोर्स कैंसिल कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर की हस्बैंड की प्ली, noted that relation between the parties was acrimonious, very much sour and bitter over the years. The court also said that no child was born out of the wedlock. तो ऐसा भी नहीं है कि किसी बच्चे पे असर पड़ेगा अगर मैरिज रिजॉल्व होती है तो, क्योंकि they were not having the kid also. The bench further noted that irretrievable breakdown of marriage is not yet a ground for dissolution of marriage, but to make that effect, Supreme Court ने मैटर कंसिडर किया नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, जहां पर कोर्ट ने कहा लॉ कमीशन ने भी अपने 71st एंड 217th रिपोर्ट में रिकमेंड किया एक मैरिज को जो डी फैक्टो ब्रोकन हो चुकी है नीड्स टू बी डी जॉ रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द लॉ. डीलिंग विद द प्रेजेंट अपील, द बेंच सेड कि क्योंकि ये मैरिज इरिट्रीवेबली ब्रेक डाउन हो चुकी है 25 साल साथ ना रहने पर, तो अगर हम डिसोल्यूशन करेंगे और डिसोल्यूशन अगर नहीं करते हैं तो क्रूअलिटी जैसा होगा पार्टीज पर. तो कॉन्टिन्यूएशन अगर हम बोलेंगे मैरिजेस में साथ रहने के लिए तो वो अल्टीमेटली दोनों पार्टीज पे क्रूअलिटी इन्फ्लिक्ट करेगा. सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 में ये पार होती है डिक्री की, वो डिवोर्स की डिक्री पास कर सकते हैं इन द केसेस ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस. इस केसेस में इन आवर कंसिडर्ड ओपिनियन अ मैरिटल रिलेशनशिप इज ओनली बिकम मोर बिटर एंड मोर एक्रिमोनियस, मोर सार, और रिलेशन खराब होंगे और दोनों पार्टीज एक दूसरे पे और ज्यादा क्रूअलिटी रखेंगी. तो हमें ये फसाड ऑफ मैरिज को एंड कर देना चाहिए इस केस में, so that हम दोनों पार्टीज के साथ न्याय कर सके, इनजस्टिस ना करें. मैरिज हैज ब्रोकन डाउन इरिट्रीवेबली का मतलब है टोटली जो पार्टीज के बीच में शादी है दैट इज टोटली ब्रोक डाउन बियॉन्ड रिपेयर. इन सच रिलेशन दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्रूअलिटी के साथ ही डील करेंगी जो सेक्शन 13 में है, तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए साथ रहने के लिए. While the Supreme Court did not disagree with the High Court's view that mere filing of the case against spouse will not amount to cruelty, it is stated that given the facts of the instant case, it can be seen कि marriage totally broken down थी beyond repair. कोर्ट ने कैटेगोरिकली स्टेट किया that present marriage को एंड करना ही बेटर है.
लॉन्ग सेपरेशन है और दोनों एक दूसरे के साथ इतने टाइम से रहे भी नहीं है, तो मैरिज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन ही माना जाएगा। मीनिंगफुल बॉन्ड्स एंड हो चुके हैं, दोनों पार्टीज के बीच में सिर्फ बिटरनेस है एक दूसरे के बीच में, तो ये क्रुअलिटी जैसा ही माना जाएगा। एंड ऑन दोज ग्राउंड्स द मैरिज मस्ट गो एंड ऑफ। Where there is a long separation and absence of cohabitation with multiple court cases between the parties, दोनों parties ने इतने ज्यादा केसेस करे एक दूसरे पर, 25 साल से साथ भी नहीं रह रहे हैं, तो ये ऑलरेडी क्रुअलिटी जैसा है, irretrievable breakdown है, जो कि सैंक्शन करेगा मोर क्रुअलिटी अगर डिवोर्स ग्रांट नहीं किया गया। We are also conscious of the fact that dissolution of marriage would affect only the two parties, और क्योंकि ये बच्चा नहीं है तो किसी बच्चे पर इस डिसोल्यूशन का इफेक्ट नहीं होगा। लास्टली कोर्ट ने 30 लाख का एलिमनी अमाउंट ग्रांट करवाया वाइफ को थ्रू हस्बैंड। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ काफी टाइम से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे, दे वर लिविंग अपार्ट विद द हस्बैंड जो था वो बैंगलोर में रहता था इस केस में, इन द इंस्टेंट केस, एंड द वाइफ वाज रिसाइडिंग इन कोलकाता। हस्बैंड बैंगलोर जाता था 4 times a year इस केस में, was residing in with the husband was residing in Bangalore, wife was residing in Kolkata for their respective professional lives. Husband visited Bangalore 4 times a year. There were no claims of cruelty. यहाँ पे ये बताया कि cruelty की कोई claims नहीं है, बस दोनों एक साथ नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे अपनी जॉब की वजह से। However, they filed for divorce on the grounds of irretrievable breakdown. उन दोनों ने बोला कि यार ये शादी irretrievably breakdown हो चुकी है, तो we have to file for it. तो क्या लगता है कि कोर्ट को ग्रांट करना चाहिए इस केस में? तो यहां पर क्योंकि पैसेज में क्लियरली लिखा है कि क्रुअलिटी कोई नहीं थी और वर्क की वजह से वो लोग इतने टाइम से अलग अलग रह रहे थे, दोनों के बीच में क्रुअलिटी जैसा कुछ नहीं है, तो कोर्ट यहां पे डिवोर्स ग्रांट नहीं कर सकता। On that note, can be granted, can be granted, can be granted. तीनों ही एलिमिनेशन में जाएंगे। The decree of divorce cannot be granted क्योंकि they were just mere not living with each other because of their jobs. Negativity यहाँ पे कुछ भी नहीं है facts में, therefore divorce grant नहीं किया जा सकता। And D will be the correct answer choice. राघव एंड रानी की शादी हुई मार्च 12, 2018 में। दे लिव टुगेदर फॉर ओनली 1 year एंड आफ्टर देयर मैरिज सिंस देन दे हैव बीन लिविंग अपार्ट एंड हैव नॉट विजिटेड ईच अदर। तब से वो दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है 2018 से, दैट मींस टोटल 5 years से वो एक दूसरे से मिले भी नहीं है। फर्दरमोर राघव ने केसेस फाइल किए हैं क्रुअलिटी के अगेंस्ट रानी एंड नाइदर ऑफ देम विशेस टू कंटिन्यू लिविंग टुगेदर। दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता। फाइनली 15 अगस्त 2023 में उन्होंने अप्लाई किया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, अगेन ऑन द इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन्स ऑफ मैरिजेस। तो इस केस में क्या कोर्ट को ग्रांट करना चाहिए? इस केस में क्योंकि हमें पता है कि क्रुअलिटी भी है, दोनों शादी के सिर्फ एक साल के लिए साथ में रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, क्रुअलिटी भी है, एलिगेशंस भी हैं, तो in this case the divorce definitely can be granted. That's why C is the correct answer choice. Can be granted to if either of them applies for it. None of the above. Decree of divorce can be granted only if Rani wants to apply it. Raghav भी apply कर सकता है. Can be only granted if Raghav applies for it. Again an incorrect option choice. John एक क्रिश्चियन है, दिशा एक हिंदू है, दोनों की शादी हुई। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट आफ्टर दैट उन लोगों की फ्रीक्वेंटली वर्बल फाइट्स होने लगी, जो कि रिजल्ट कर रहे थे जिसमें दोनों ने मल्टीपल कंप्लेंट्स फाइल करी क्रुअलिटी की अगेंस्ट ईच अदर। उनकी 2018 में शादी हुई, बट हैव बीन तब से वो लोग 2019 से 4 साल से अलग अलग रह रहे हैं। उन दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुअलिटी, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो क्या इस केस में उनको डिवोर्स ग्रांट होना चाहिए? Both John and Disha can apply for divorce under Hindu Marriage Act. Only Disha can apply. Only Disha can apply. Incorrect. They cannot get divorce as they did not engage in verbal fights only. तो इस केस में ये incorrect option होगा। A कहता है both John and Disha can apply for divorce under Hindu Marriage Act. तो यहां पर क्योंकि क्रुअलिटी है, सेक्शन 13 क्रुअलिटी है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा on the grounds of cruelty they have applied for divorce. Yes, they have applied for divorce. Section 13 divorce का यहाँ apply हो सकता है। On that note, A has to be the correct answer and none of the above is incorrect option choice. काशवी एंड कशिश की शादी हुई 2021 में और वो लोग रांची में रहते थे। दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ गए शादी के 1 महीने बाद आफ्टर देयर मैरिज। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिजाइड इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते थे, बट सेपरेट लाइफ्स जीते थे, मतलब दोनों के बीच में कोई कोहैबिटेशन जैसा कुछ भी नहीं था।
Neither of them wanted to live with each other. कोई एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहता था, तो काशवी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया. हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने ग्रांट कर दिया डिवोर्स यूजिंग आर्टिकल 142. तो 142 में ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन गिव द डिवोर्स. तो ऑटोमेटिकली यहां पर जजमेंट आपकी करेक्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 डिवोर्स ग्रांट कर सकती है. हाई कोर्ट कैन नॉट इन्वोक सच पावर. जजमेंट वाज इनकरेक्ट एज दे लिव्ड इन द सेम हाउस. इसीलिए इनकरेक्ट है? नहीं, जजमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी डिवोर्स ग्रांट करने की. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर. What did Supreme Court emphasize in its judgment regarding dissolution of marriage पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्रूअलिटी से उसको कैसे लिंक किया? सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि केसेस इतने सारे जब फाइल कर देते हैं स्पाउस, उसको क्रूअलिटी कहते हैं. सिर्फ केस फाइल करने को क्रूअलिटी कहते हैं, ऐसा ऑथर ने नहीं कहा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. यहां पर क्रूअलिटी से इसको लिंक नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मैरिज को कंटिन्यू रहने देना चाहिए, बिटरनेस चाहे कितनी भी हो, ऐसा भी पैसेज में नहीं लिखा. सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जहां पर पार्टीज एक्चुअली लॉन्ग सेपरेशन में रह रही हैं, दोनों आपस में साथ नहीं रह रहे हैं और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है सारे मैरिटल बॉन्ड्स का, तब क्रूअलिटी में आएगा. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर वाइफ की डेथ हो जाती है, मेयर डेथ ऑफ वाइफ विद इन फर्स्ट 7 years ऑफ मैरिज एज पर द डाउरी डेथ, अगर किसी भी वाइफ की डेथ हो जाती है, अननेचुरल डेथ, नॉट द नेचुरल डेथ, नॉट लाइक अ डिजीज और लाइक अ काइंड ऑफ अ डेथ, अननेचुरल डेथ होती है विद इन द फर्स्ट 7 years ऑफ मैरिज, तो डाउरी डेथ लग सकता है, ये बात है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पर अगर पहले 7 साल में डेथ हो जाती है अननेचुरली, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली डाउरी डेथ लग सकता है. डाउरी डेथ लगने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि डेथ से इमीडिएटली पहले इन-लॉज या हस्बैंड के थ्रू यहां पर वाइफ को या उसकी फैमिली को डाउरी डिमांड्स या हरास किया गया हो. ये कंटेंशन, ये कंडीशन होना भी मैंडेटरी है फॉर एन अननेचुरल डेथ विद इन द 7 years ऑफ मैरिज. तो सिर्फ डेथ होना इंपॉर्टेंट नहीं है अननेचुरली. इस केस में विद इन 7 years ऑफ मैरिज इज नॉट सफिशिएंट फॉर डाउरी डेथ. एक बेंच थे जिनमें जस्टिस एएस ओका एंड जस्टिस राजेश ने सेट असाइड करा एक कन्विक्शन एक एपेलांट का, जहां पर सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ, 498 हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द वुमेन फॉर क्रूअलिटी एंड 201 सेक्शन ऑफ आईपीसी इंपोज किया गया था ट्रायल कोर्ट से, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड मतलब ओके किया. ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस किया एपेलेंट को रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 साल की, साथ साथ 2 साल की पनिशमेंट दी 498A में और 2 साल की पनिशमेंट दी 201 में, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस आल्सो एंड गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द ऑफेंडर. हाउएवर हाई कोर्ट ने रिड्यूस कर दी पनिशमेंट को अंडर सेक्शन 304 टू 7 years. कोर्ट ने यह देखा कि कन्विक्शन जो किया गया एपेलांट का सेक्शन 304B और सेक्शन 498A क्रूअलिटी पर, वो एक प्रिजम्पशन लेके आता है कि डाउरी डेथ विद इन 7 years होनी चाहिए. बट जब इनको देखा गया सेक्शन 304B 498A सेक्शन 113B जो प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ है इंडियन एविडेंस एक्ट की, जजमेंट्स जो थी डाउरी डेथ की, उन्होंने बोला इट इज फिट टू एग्जामिन इफ द प्रेजेंट केस द प्रिजम्पशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट द एपेलांट, thus the significant onus is on the appellant to prove. In the cases of dowry death, cruelty and harassment को होना बहुत जरूरी है सून बिफोर द डेथ. जैसा मैंने कहा कि डेथ होने से पहले क्रूअलिटी और हरासमेंट होना बहुत जरूरी है, उसी केस में डाउरी डेथ में प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे, जो कि यहां पर इंस्टेंट केस में बोला. इन द प्रेजेंट केस अगर हम फादर की टेस्टिमनी देखें, जो लड़की मरी है उसके फादर की टेस्टिमनी देखें, तो रिसेंट में डाउरी के कोई डिमांड्स नहीं थे. जो डाउरी डिमांड्स थी वो काफी पुरानी थी. तो यहां पर कोर्ट ने ये देखा कि यहां डाउरी डेथ के प्रोविजंस नहीं लगने चाहिए. Aforesaid evidence led by the prosecution does not fulfill the prerequisites or to invoke the presumption under section 304B or section 113B of Indian Evidence Act. Even the ingredients of cruelty 498A are not made out for the same reason, because इसके लिए कोई evidence नहीं है कि cruelty और harass किया गया था wife को before the death. Therefore, the provisions should not be laid as per this question.
Why did Supreme Court set aside the conviction of appellant in dowry death? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्विक्शन को सेट असाइड क्यों किया? क्योंकि कोर्ट ने ये देखा कि इमीडिएटली डेथ से पहले कोई डाउरी डिमांड्स या हरासमेंट के केसेस या इंस्टेंसेस सामने नहीं आए हैं. So on that note, the correct answer has to be appellant's conviction under this and this were based on the testimony of father. इसीलिए set aside किया? No. Appellant was unable to prove the case? No. Cruelty और harassment जो डाउरी डेथ के लिए होना चाहिए, they were not proven. That will make C the correct answer choice. अद्वैत और आकांक्षा की शादी हुई मार्च 30, 2021 में. उनकी शादी के बाद अद्वैत और उसकी फैमिली ने डाउरी की डिमांड करना शुरू किया और कॉन्टिन्यूअसली टॉर्चर करते थे आकांक्षा को. ट्रैजिकली सितंबर 23 में 2023, दैट मीन्स ओनली सिर्फ 2 साल हुए थे ऑलमोस्ट शादी को, वहां पर आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया डिस्ट्रेस की वजह से. लीगल प्रोसीडिंग्स में अद्वैत और उसकी फैमिली को बोला गया फॉर आस्क फॉर डाउरी फ्रॉम आकांक्षा's फादर ऑन सितंबर 19 को भी. रीसेंट बताया है, देख लीजिए, क्योंकि रीसेंट होना बहुत जरूरी है. तो कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि अद्वैत और उसकी फैमिली ने रिसेंटली भी डाउरी की डिमांड की थी. तो इस केस में क्या अद्वैत शुड बी लायबल फॉर 304C ऑफ IPC? Court's judgment was correct as Advait and his family tortured Akansha. The question is for 304C. While the passage was discussing about the sections of 304B. Yes, section was 304B. लेकिन जो आप क्वेश्चन देखेंगे अगर ढंग से, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या अद्वैत पर सेक्शन 304C लगना चाहिए, तो C और B का ही खेल है सारा. ऑन दैट नोट कोर्ट का जजमेंट करेक्ट था, कोर्ट का जजमेंट गलत था, एज एसेंशियल्स ऑफ डाउरी डेथ आर नॉट फुलफिल्ड. नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 304C नहीं लगेगा, 304B लगाना यहां पर ज्यादा सही था. In the context of dowry death case, what specific legal provision prompted the court to consider raising the presumption against appellant and shifting the onus onto him to prove his case? तो ऐसा क्यों हुआ? कोर्ट ने किस कॉन्टेक्स्ट में onus of proof, burden of proof actually accused पे डाला इस केस में? Appellant का conviction under section 304B and 498 was the reason? No. Perusal of section of 304B and 498? No. Provisions of Evidence Act are important. That is why Evidence Act ही कहता है कि क्या evidence, क्या prerequisite evidence required है for attracting these two sections. That will make C the correct answer choice. The judgments pertaining to dowry death was not the reason behind it. इशिता और राहुल की शादी हुई सितंबर 24, 2009 में. इनिशियली जब उनकी शादी हुई तो काफी सब कुछ सही चल रहा था. लेटर ऑन राहुल और उसकी फैमिली ने इशिता पर क्रूअलिटी करना शुरू कर दिया, मतलब हरासमेंट करना शुरू कर दिया. इशिता कोर्ट के पास गई, लीडिंग टू द ऑफेंस की सेक्शन 498 लगाना चाहिए क्योंकि वो लोग क्रूअलिटी कर रहे हैं इशिता के साथ. सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने सेंटेंस किया राहुल को 7 साल की सजा. तो पैसेज के हिसाब से 498A की जो सजा है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट फर्स्ट ऑफ ऑल. As per what is given in the passage, section 498 का मैक्सिमम होता है 3 साल की सजा. मैक्सिमम पनिशमेंट इज 3 years. और यहां पर कोर्ट ने, जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर कोर्ट ने राहुल को दी है 7 साल की सजा. मैक्सिमम सिर्फ 3 year की पनिशमेंट हो सकती थी. तो डिसाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. Court made an error in sentencing Rahul to 7 years of imprisonment because their marriage took place more than 7 years. इसका रीजन गलत है क्योंकि शादी को 7 साल से ज्यादा हो चुके थे. Judgment of court was partly incorrect. It was completely incorrect. Judgment of the court was incorrect as section 201 IPC will be applicable. ऐसा भी नहीं है, लगेगा 498A, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए था कि प्रिस्क्राइब पनिशमेंट से ज्यादा दे दी कोर्ट ने. वो रीजनिंग गिवन नहीं है. दैट विल मेक डी नन ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर चॉइस. भुवन एंड गीता की शादी हुई 23 सितंबर 2021 में. दोनों की फैमिली के कंसेंट के साथ. दोनों बिल्कुल खुश थे इनिशियली फ्यू मंथ्स में, लेकिन अगस्त में अगले साल ही गीता कॉल्ड हर फादर एंड इन्फॉर्म कि भुवन की फैमिली उससे डाउरी डिमांड कर रही है. However, she did not say anything about them inflicting cruelty. तो क्रूअलिटी के बारे में कुछ कंप्लेंट नहीं थी. उसने बोला कि फैमिली डाउरी की डिमांड्स बहुत ज्यादा कर रही है.
गीता अपसेट थी डाउरी की डिमांड से एंड कमिटेड सुसाइड ऑन 2 सितंबर 2022। तो 30 अगस्त को उसने अपने पापा को फोन किया कि डाउरी की डिमांड हो रही है, रिसेंट था, और 2 सितंबर को उसने अपनी जान ले ली। गीता के फादर ने कोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि भुवन और उसकी फैमिली पर डाउरी डेथ के चार्जेस लगाए जाएं। तो इस केस में लेट्स सी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर चॉइस। No one can be held liable, clearly eliminator. Bhuvan with family can be held liable under section 304B. So dowry death 304B, yes, that can be applicable. Only Bhuvan family can be held. Bhuvan भी इसमें totally liable होगा. None of the above. एक बार 304B check कर लेते हैं as per the passage. क्या 304B के pointers यहाँ पे attract होंगे? क्योंकि dowry death के cases में as per the passage the court sentence appellant under the 304B, yes, rigorous imprisonment for 10 years under 304B, yes, 304B लग सकता है, बिल्कुल 304B लग सकता है इस केस में, क्योंकि विद इन 7 years डेथ हुई है और इमीडिएट हमें दिख रहा है यहाँ पे इमीडिएट harassment was given to her. So on that case, Bhuvan along with the family can be held liable for 304B. Yes, B will be the correct option choice, and none of the above will be the incorrect one. अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, डिनाई करना, इस पैसेज में कोर्ट ने डिनाई करा रिलीफ किसको? एक स्कूल टीचर को जिसको अपनी ड्यूटी से, अपनी जॉब से, अपनी सर्विसेज डिसमिस कर दिया गया था क्योंकि उस स्कूल टीचर की जो बैचलर डिग्री थी वो उसको मिली थी डिस्टेंस एजुकेशन से। स्कूल से उसको निकाल दिया गया था कि उसने डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी बैचलर डिग्री ली, इसीलिए ही इज नॉट अ फिट फॉर द क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। यहां पर उसने कोर्ट में रिलीफ लगाया कि जस्ट बिकॉज मुझे डिस्टेंस एजुकेशन से मिल गया है तो मेरा राइट टू इक्वालिटी यहां पे वायलेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ इलीगैलिटी। तो बेंच ऑफ जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम एंड पंकज मित्तल ओपाइंड दैट एपेक्स कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल करा है ये इशू, एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ बैचलर डिग्री थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। But unfortunately for the petitioner, the question of law on the issue of eligibility of person holding bachelor degree in education through distance education mode is already settled by the court. Therefore, अगर कोई और लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे बोला गया कि जो मेन पिटिशनर था उसने कहा कि कुछ लोगों को न्याय मिला था, कुछ लोगों को जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू बैचलर डिग्री ली थी, एक जजमेंट उनके फेवर में गई थी, तो मुझे भी अपने फेवर में ये जजमेंट चाहिए। तो कोर्ट ने कहा जस्ट बिकॉज एक जजमेंट उन लोगों के फेवर में गई थी इसका मतलब ये नहीं है कि ये जजमेंट तुम्हारे फेवर में भी जाएगी, क्योंकि इस पे हम राइट टू इक्वालिटी नहीं बोल सकते। माना कुछ लोगों को बेनिफिट मिला है इस ऑर्डर का, बट दोज ऑर्डर्स आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ लेड डाउन बाय दिस कोर्ट। इट इज वेल सेटल्ड दैट देयर कैन नॉट बी इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ इलीगैलिटी। पिटिशनर को अपॉइंट किया गया था टीचर एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 1999 में, और 15 दिन के अंदर उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि ये पता चला कि उनकी बैचलर डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू उनको मिली है फ्रॉम जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। इस ऑर्डर को, इस टर्मिनेशन ऑर्डर को, इस जो जॉब से उनको निकाला गया, इस ऑर्डर को जब उन्होंने चैलेंज किया तो पिटिशनर ने रिट पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। सिंगल जज ने उसकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया, इवन डिवीजन बेंच डीबी बेंच ने भी डिसमिस कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई सेम पिटिशन। कोर्ट ने नोट करा कि पिटिशनर ने पहली बात तो सिर्फ 15 दिन की जॉब की थी एंड दैट अ पीरियड ऑफ 24 इयर्स हैड नाउ पास्ड, और 24 साल के बाद केस फाइल किया है। सीनियर एडवोकेट एनके मोदी ने फॉर द पिटिशनर ये बोला कि वेरी सेम जज, उन्होंने ही पास किया था एक ऑर्डर कि जिसमें बाकी कैंडिडेट्स के फेवर में एक दूसरा केस आया था जो बाकी कैंडिडेट्स के फेवर में गया था, जहां उन्होंने भी बैचलर डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन मोड में ली थी। तो आप कैसे अलग अलग ऑर्डर पास कर रहे हो? उस टाइम पे आपने उन लोगों के फेवर में कर दिया और इस टाइम पे आप इस पिटिशनर की एक्चुअली पिटिशन को डिसमिस कर रहे हो इन द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो सेम बात कोर्ट ने कही कि इक्वालिटी यहां पर नहीं अप्लाई होगी, वॉज नॉट एक्चुअली अ मैटर ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी, इट इज कंटेंडेड रिलाइंग ऑन द जजमेंट इन द केस। Though noting the High Court judge had ruled in the favor of certain other candidates, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो कुछ कैंडिडेट्स के फेवर में दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो तो एपेक्स कोर्ट है, वो अपने हिसाब से जजमेंट देगा ऑन द मेरिट्स। इफ अदर पीपल हैव सिक्योर्ड द बेनिफिट, अगर कुछ और लोगों को इस ऑर्डर का बेनिफिट मिल गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी सेम बेनिफिट देगा, क्योंकि इस केस में आप इक्वालिटी नहीं मांग सकते जहां पे ऑटोमेटिकली इलीगैलिटी है।
देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन नाउ, रिक्वायरमेंट होती है बीटेक डिग्री की फॉर रिक्रूटमेंट एज अ लोको पायलट इन इंडियन रेलवे। अगर आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट बनना चाहते हैं, लोकोमोटिव पायलट बनना चाहते हैं, तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। हाउएवर एक इंडिविजुअल था, उसके पास बीएससी की डिग्री थी और उसको लोको पायलट की जॉब मिल गई ट्रेन में। सब्सिक्वेंटली उसको टर्मिनेट कर दिया गया बाद में। इन रिस्पॉन्स उसने एक लॉ सूट फाइल किया रेलवेज के अगेंस्ट। कोर्ट ने एक्सेप्ट करी उसकी पिटिशन और रीइंस्टेट किया उसको इन द पोजीशन, वापस उसको उसकी पोजीशन दी। 5 साल के बाद एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ जहां पे एक दूसरे इंडिविजुअल आकाश ने सेम सिचुएशन करी। आकाश के पास बीएससी डिग्री थी लेकिन चाहिए थी बीटेक डिग्री और उसको जॉब मिल गई और फिर जॉब से निकाल दिया गया। यहां पर कोर्ट ने उसको सेम पिटिशन उसके फेवर में ग्रांट नहीं करी। तो डिसाइड एंड चूज, तो यहां पर देखते हैं आकाश को न्याय मिलेगा कि नहीं। As per the passage, decision of the court was correct in not giving Akash back the job. Same passage के pointers और facts अलाई कर रहे हैं कि ultimately जो डिग्री रिक्वायर्ड थी वो आकाश के पास नहीं थी। तो आकाश ये नहीं बोल सकता कि मुझसे पहले वाले जिसने केस फाइल किया था उसके भी फेवर में गया था तो मुझे भी फेवर में दो। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, क्योंकि रिक्वायर्ड डिग्री उसके पास नहीं थी। That will make A, C and D the incorrect answer choices. According to the rules set by National Medical Commission, एक MBBS डिग्री ऑब्टेन होती है फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड इन इंडिया। अगर आप MBBS डिग्री बाहर से लेके आओगे फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज, वो इंडिया में इनवैलिड है, मतलब आप इंडिया में डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाउएवर 5 इंडिविजुअल्स जिन्होंने MBBS की डिग्री अब्रॉड से ली है उनको जॉब मिल भी गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। सब्सिक्वेंटली उनको डिसमिस कर दिया गया अपनी पोजीशन से। उन्होंने पिटिशन फाइल की कि गवर्नमेंट का एक्शन गलत है। कोर्ट ने अप्रूव कर दी उनकी पिटिशन और उनको उनकी जॉब भी वापसी मिल गई हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से। डिसाइड इफ द कोर्ट हैड द पावर टू पास दिस ऑर्डर एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंगली। तो यहां पर क्या कोर्ट के पास ये राइट था ये ऑर्डर पास करने का? सबसे पहले तो रिट पिटिशन थी, यस कोर्ट के पास राइट था। हाई कोर्ट डज हैव दैट पावर, हाई कोर्ट डिड नॉट हैव दैट पावर, only Supreme Court has that power. Court can pass such an order for reinstating only after the commission permission. कोर्ट को नेशनल मेडिकल कमीशन की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। That will make C the correct answer choice. The court had the power to pass such order. Why did Supreme Court dismiss the appeal of school teacher who was terminated for obtaining a bachelor degree in education through distance education despite बाकी के लोगों का इस केस में फेवर में पुराना केस गया था? तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस क्यों किया इस वाले केस में जो स्कूल टीचर वाला केस था, जबकि हाई कोर्ट ने पुराने लोगों को इस केस में सेम सिचुएशन में काफी लोगों के फेवर में जजमेंट दी थी? तो क्या रीजन रहा कि कोर्ट ने फेवर में जजमेंट नहीं दिया, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया? तो यहां पर पिटिशनर हैड सर्व फॉर एन एक्सेप्शनल शॉर्ट पीरियड, नो। Case was dismissed based on the principle of judicial propriety, no. Supreme Court had already settled the issue of eligibility regarding the settling of distance education. Yes, court के जितने भी principles थे वो distance education को लेके clearly given थे. That is why C is the correct answer. पिटिशनर की डिग्री ऑब्टेन थी फ्रॉम अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली थी सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के केस में डिसमिस होता। अगेन एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है यूजीसी पैनल के थ्रू, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू, उसने उस यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली और अप्लाई करा गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया ड्यू टू अ स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय अ गवर्नमेंट। हाउएवर लेटर ऑन उसका डिसमिसल हो गया अपनी पोजीशन से। दैट नॉन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज, जो भी डिग्रीज नॉन यूजीसी कॉलेज से होती हैं उन डिग्रीज को इलीगल मान लिया जाता है। Also, 5 other students who were from the same university were not fired from their jobs. तो यहां पर एक स्टूडेंट को फायर कर दिया गया लेकिन बाकी 5 स्टूडेंट जिनको सेम नॉन यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेजेस से जिन्होंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली उनको यहां पर डिसमिस नहीं किया गया था, फायर नहीं किया गया था फ्रॉम देयर जॉब्स ड्यू टू द स्पेशल ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट। तो ये स्टूडेंट जिसको डिसमिस किया गया उसने पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। Decide what can be the appropriate mode over here. Supreme Court can reinstate him in his job by using the powers of 142. 142 यहाँ apply नहीं होगा। Supreme Court can reinstate him as his dismissal was illegal. Yes,
यहां पर दैट इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रीइंस्टेट हिम, इनकरेक्ट, नन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पर अब कोर्ट बोलेगा कि राइट टू इक्वालिटी, जब बाकी पांचों को नहीं निकाला आपने तो सिर्फ इस स्टूडेंट को क्यों निकाल रहे हो। यहां पर राइट टू इक्वालिटी इंश्राइन हो सकता है क्योंकि उसका राइट वायलेट किया गया है। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स थे वहां पे उन्होंने बोला कि वो वाला पर्टिकुलर केस सामने वाले के फेवर में गया था तो ये केस भी मुझे अपने फेवर में चाहिए। यहां पर केस का जजमेंट फेवर इक्वालिटी नहीं है, यहां पर अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको फायर नहीं किया गया, एक स्टूडेंट को फायर किया गया, तो राइट टू इक्वालिटी डेफिनेटली आपका इन्फ्रिंज हुआ है। दैट विल मेक बी द करेक्ट आंसर चॉइस। इन अ गवर्नमेंट पब्लिश एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी होती है एक लीगल ऑफिसर रोल की जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में काम करता है। दैट इज वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 5-year लॉ स्टूडेंट, जिन्होंने BA LLB या 5-year लॉ किया है, जिन्होंने अपनी लॉ डिग्रीज ऑब्टेन की है इंडियन कॉलेजेस से। एज फॉरेन लॉ डिग्रीज वर डीम्ड इनवैलिड, अगर फॉरेन कंट्री से आपने लॉ की है 5 year का तो वो इनवैलिड है गवर्नमेंट लीगल ऑफिसर जॉब के लिए। वेदांत हु हैड सक्सेसफुली क्लियर द एग्जाम रिक्वायर्ड फॉर द जॉब फाइल, अब वेदांत ने कहां से किया वो नहीं बताया, वेदांत ने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसने पिटिशन फाइल की जब उसका रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसकी जो उसने डिग्री ली थी वो था 3-year LLB कोर्स, नॉट अ 5 year दैट वाज रिक्वायर्ड, और अगेन फ्रॉम इंग्लैंड बोला गया है कि बाहर की डिग्री इनवैलिड है। तो इस केस में एग्जाम तो उसने क्लियर कर लिया लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। नोटेबली इन द प्रीवियस सिमिलर सिचुएशन कोर्ट ने अलाउ कर दिया था पिटिशन, बट इस टाइम कोर्ट ने पिटिशन को ग्रांट नहीं किया। लेट्स डिसाइड व्हाट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस। कोर्ट ने एरर किया in not allowing the petition as right to equality being violated, no right to equality being violated. कोर्ट का डिसीजन करेक्ट था as there can be no equality where the law has been violated. A clear cut answer same कि equality cannot be granted in the matters of illegality. तो clear provision है कि foreign degrees are not allowed and 5-year degrees are allowed. ये दोनों ही criteria उसने fit in नहीं करे, therefore court equality grant नहीं कर सकता जहां पे rules and regulations का clear violation है। कोर्ट का डिसीजन करेक्ट था क्योंकि सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं इन इंग्लैंड, इनकरेक्ट आंसर। कोर्ट का डिसीजन इनकरेक्ट था क्योंकि वेदांत ने एग्जाम क्लियर कर लिया था, एग्जाम क्लियरिफिकेशन नहीं मैटर करता, दैट विल मेक डी द इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही फिट इन नहीं कर रहा है। So always keep in mind whenever you read the passages कि passages को thoroughly कैसे analyze करना है, passage में जो भी technical details हैं उन पे कैसे extra focus करना है, passage में जितने भी transitory words हैं उन पे कैसे focus करना है, because that will change the line of thought of the question. जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ें तो ऑप्शंस में एलिमिनेशन की तरफ खास करके ध्यान दें क्योंकि जब भी आपको लगता है कि पार्ट आंसर इनकरेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसको पूरा रीड करने में टाइम सेव करें क्योंकि आपको वो ऑप्शन टोटली बैनिश आउट करना है क्योंकि वो आपका एक एलिमिनेटर होगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लैट बहुत नजदीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें, अपने मॉक्स को एनालाइज करें। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल।